प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय चेतना के महापर्व हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इन पंक्तियों के माध्यम से भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और माँ सम है ये हिंदी। भारतीय संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। आगे चलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में हिंदी की 3 भूमिकाएं अपेक्षित हैं: संघ की राजभाषा के रूप में, राज्यों और प्रदेशों की राजभाषा के रूप में, संघ और राज्यों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा के रूप में अर्थात संपर्क भाषा के रूप में। इसमें से दूसरी भूमिका को तो हिंदी निभा रही है और स्थिति पूर्णतः संतोषजनक न भी हो तो कम से कम असंतोषजनक तो नहीं ही है। 6 हिंदी भाषी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के आसन की सच्ची अधिकारिणी है, किंतु मातृभाषा, बहुमत की भाषा, सहज, सरल व वैज्ञानिक भाषा के रूप में तर्क दिए जाते हैं कि हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों स्वीकार नहीं की जा रही। प्रश्न चिन्ह हमारा यह है कि भाषा के लिए हिंदी शब्द के सर्वप्रथम नामकरण का श्रेय मुसलमान लेखकों और कवियों को दिया जा सकता है। हमारे राजभाषा आयोग सन 1955, राजभाषा अधिनियम 1963, संघ राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1967, ये सब भाषा को लेकर वर्तमान भारत में मात्र एक समस्या है राजभाषा की, जो देशव्यापी है। इसमें प्रभावी सिर्फ हिंदी ही नहीं, बाकी भारत की सभी प्रादेशिक भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा का गौरव हमारे भीतर से इस तरह विस्थापित हो चुका है कि हिंदी प्रदेश में ही सबसे अधिक अंग्रेजी के साइन बोर्ड यहाँ की बाज़ारों में लगे हैं और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की चारों तरफ बाढ़ आ गई है। त्रिभाषा का सिद्धांत यहाँ दम तोड़ चुका है और कई सरकारी पत्र पत्रिकाएं हजारों की संख्या में छपकर भी पढ़ी नहीं जाती और उन्हें पढ़कर भी पाठक के मन में भाषा का कोई गौरव और ज्ञान नहीं बनता। आकाशवाणी और दूरदर्शन भी हिंदी को एक माध्यम भाषा की तरह इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो भाषा के जीवन, विज्ञान और सामाजिक विकास में उसकी गतिशीलता पर कभी कोई भूमिका नहीं बनाते। यही कारण है कि हिंदी भाषा आज किसी सरकारी अथवा अनुदानिक संरक्षण की मोहताज नहीं है। हिंदी एक नैसर्गिक भाषा और उसी प्राकृतिक प्रवाह से जनता के बीच बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा को फिल्मों ने, साहित्य रचनाओं ने तथा पत्रकारिता ने ही इतना विकसित किया है कि लोग उसे अपनी भाषा के रूप में जानने पहचानने लगे हैं। आधिकारिक रूप में कहा जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह एक संवैधानिक पहचान है, परंतु आज़ादी के बाद पूरी एक शताब्दी बिताकर भी हम हिंदी को उसकी उस भाषा की पहचान दिला नहीं सके जो कि लगभग 1 अरब तक शीघ्र ही पहुंचने वाली जनसंख्या की भाषा की होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों में, उपनगरों में, नगरों तथा महानगरों में बोली, लिखी और पढ़ी जाने वाली
हिंदी में विस्मयकारी भिन्नता विद्यमान है। चूँकि हिंदी भाषा का बोलना, पढ़ना और लिखना हमारा दैनिक प्रयोजन है। सर्वेश दयाल सक्सेना जी कितना अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं कि और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है और जो इस जंगल में इतना विकृत हो चुका है कि जल्दी पहचान में नहीं आता। हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह आज भी ज्यों के त्यों हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी की उपेक्षा तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अपनी भाषाओं की उपेक्षा का वास्तविक कारण क्या है? क्या हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी विरोध में क्रमशः कमी आ रही है? कुछ राज्यों में हिंदी सीखने का उत्साह घटा है। ये किस बात का संकेत माना जा सकता है? भारतीय भाषाओं को हिंदी से क्षति पहुंच रही है या अंग्रेजी से? यहाँ मैं एनी बेसेंट जी के उद्धृत करना चाहूँगी कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है। वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वो भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारत में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। स्थिति और भी निराशजनक है। उस निराशजनक स्थिति के क्या कारण है? कुछ संभावनाएं यूँ प्रकट की जा सकती हैं। शासक वर्ग का अंग्रेजी के प्रति मोह और शासन तंत्र में अंग्रेजियत के वरिष्ठ वर्ग के द्वारा अपने वर्चस्व को बनाए रखने की भावना, या संविधान निर्माण काल में हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव और तदनुसार अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों की व्यवस्था, या दोषपूर्ण शिक्षा नीति और त्रिभाषा फार्मूला के प्रति उदासीनता, या हिंदी के तथाकथित समर्थकों की अदूरदर्शिता, या राजभाषा नीति नियमन व प्रवर्तन में अहिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी के प्रबल समर्थकों के प्रति उपेक्षा भाव, या देश की एकता के लिए हिंदी को सीमेंट के रूप में अपनाने के बदले संकुचित भावना उभारने के लिए इसे हथौड़े के रूप में प्रयोग। ये तो निर्विवाद सत्य है कि भाषा समस्या को राष्ट्रीय समस्या के बदले राजनीतिक समस्या के रूप में ग्रहण किया गया और आज हिंदी की स्थिति को देखकर हिंदी के प्रति वास्तविक आस्था रखने वालों के सामने ये प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ है कि अभी हिंदी पूरे देश की राजभाषा बनेगी और महात्मा गांधी का स्वप्न साकार होगा। राष्ट्र, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान भारतवासी की भावना को उद्वेलित करते हैं। वस्तुतः मानव जीवन के लिए भाषा का असाधारण महत्व है। आचार्य दंडी के विचार बहुत उत्तम जान पड़ते हैं कि यह संपूर्ण त्रिलोक सघन अंधकार में निमग्न हो जाता यदि सृष्टि के आरंभ से शब्द ज्योति भाषा का प्रकाशन न होता। मेरा ये मतलब कदापि नहीं है कि विदेशी भाषाएं सीखनी ही नहीं चाहिए। नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञानार्जन करना चाहिए। द्वेष किसी भाषा से नहीं करना चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिलता हो उसे ग्रहण ही कर लेना चाहिए, परंतु अपनी भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनी जाति का अवसर, उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान
धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक सेवा वो लोक भाषा ही होनी चाहिए। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धर्म है। भाषा चाहे कोई भी हो, उसका हमेशा एक दोहरा चरित्र होता है। एक संप्रेषण का माध्यम होने के साथ साथ संस्कृति की वाहक भी होती है और यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच संप्रेषण के माध्यम के रूप में व्यापक तौर पर इस्तेमाल भी की जाती है। संप्रेषण माध्यम के प्रथम रूप में भाषा के 3 तत्व होते हैं। प्रथम स्वरूप में भाषा मानव समुदाय के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति है और यह खास तौर पर मानवीय कृत्य है। दूसरे रूप में बोलने की क्रिया से संबंधित है। मानव समुदाय के बीच बोले गए शब्दों का संबंध वही है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच हाथ या पैर का संबंध है। तीसरा पहलू लिखित चिन्हों से संबंधित है। जो बात बोली जाती है उसी की नकल लिखित शब्द करते हैं। जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि भाषा को देखने के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है, उस दृष्टि से भाषा का अपना क्षेत्रीय संदर्भ, राष्ट्रीय संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ आता है। हिंदी भाषा भी एक ऐसे भाषा परिवार की आधुनिक भाषा है जो विश्व में सबसे बड़ा है तथा जिसके बोलने वाले विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। बोलने वालों की संख्या का प्रश्न है। हिंदी भाषा विश्व में तीसरे नंबर पर है। पहली संख्या चीनी की है, दूसरी अंग्रेजी की और तीसरे नंबर पर हिंदी है। हिंदी भाषा की बोलियां, उपबोलियां तथा उसके स्थानीय रूप भी विश्व में किसी अन्य भाषा से कहीं अधिक हैं। असंभव नहीं कि यह संख्या 300 से भी अधिक हो। इस तरह कई दृष्टियों से हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व है। हिंदी की गंगा विश्वव्यापी भावात्मक एकता को बनाए रखते हुए उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भावनात्मक स्तर इस तरह का है कि एक ऐसे भाईचारे में यह हिंदी बस जाती है जिसमें सद्भाव, सहयोग, संवेदन, सहिष्णुता, मैत्री के बीज व परागकण अंकुरित हो जाते हैं। हिंदी हमारी संस्कृति और धर्म की भाषा है, हमारे उन्मुक्त चिंतन की भाषा है। इसके द्वारा हम विश्व के एक बहुत बड़े जन समुदाय के साथ जुड़े हैं। उससे कटना हमारे लिए संभव नहीं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हमें भारत से सहज स्वाभाविक प्रेम है। उसकी उन्नति हमें सुख देती है और विपन्नता दुख। वेस्ट इंडीज, गियाना, ट्रिनिडाड, सूरीनाम या कुछ अन्य देशों में हिंदी सांस्कृतिक एकता का एक समर्थ साधन है। हिंदी का ज्ञान हम भारतीय मूल के लोगों के जीवन मरण के प्रश्न के समान महत्वपूर्ण है। उसी के माध्यम से हम एकजुट होकर अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र विचार अभिव्यक्ति का साधन नहीं, वह राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का भी एक समर्थ साधन सिद्ध हो चुकी है। सचमुच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हिंदी उसकी राजभाषा। यह किसी भी भाषा के लिए गौरव की बात है। हिंदी को राजभाषा का गौरवशाली पद न ही किसी गिफ्ट में मिला है, न ही किसी की सिफारिश से। वह इस पद की सच्ची अधिकारिणी थी। संपूर्ण राष्ट्र को एक स्वर प्रदान करने की क्षमता यदि किसी भी भारतीय भाषा में है तो वह केवल हिंदी है। मेरी दृष्टि से राजभाषा हिंदी की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसकी विशेषता। हिंदी अपनी ऊर्जा व मिठास के कारण अपना क्षेत्र विस्तार करती रही। आज उसका काफ़ी हद तक
मानकीकरण और आधुनिकीकरण हो चुका है। अपने विकसित रूप के साथ वह किसी भी परिष्कृत वैज्ञानिक भाषा को चुनौती दे सकती है। उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वागत होना चाहिए। राजभाषा हिंदी में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो कि एक विकसित और वैज्ञानिक भाषा में होने चाहिए। ये सच है कि भारत में जब हिंदी सुदृढ़ होगी, प्रचलित और संवर्धित होगी, तब हिंदी की वैश्विक छवि श्रीमंजिल होगी। ये सोचना जरूरी है कि हिंदी की एक उज्जवल राजनयिक एवं सांस्कृतिक भूमिगत स्थिति भी है और रहेगी। जब ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन भारत पर था, तब ब्रिटेन से भारत आने वाले प्रत्येक अधिकारी के लिए हिंदी जानना और बोलना जरूरी था। हिंदी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। ये किसी देश या प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की भारती के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए, क्योंकि यह निरंतर भारत की एक समग्र चेतना को वाणी देने का प्रयास करती रही है और सभी भाषाओं में प्रदेश बोला है, कई बार बड़े प्रभावशाली ढंग से बोला है। हिंदी में आरंभ से ही देश बोलता रहा है, भले ही कभी कभी कमज़ोर स्वर में भी बोला है। जय हिंदी, जय भारत। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हिंदी भाषा के स्वाभिमान, गौरव, उसकी पहचान, उसकी अस्मिता का बखूबी गुणगान करती हैं। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनगण की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। डॉक्टर भगवत शरण चतुर्वेदी की ये रचना, जिसका शीर्षक है रसिक जनों की सदा सहचरी, आपके सामने प्रस्तुत है, जो भारत की भाषा की अखंडता वो एकता का निनाद करती है, ऊंचे स्वर में घोष करती है। आज नमन है नई सृष्टि के नए कल्प को, आज नमन है पौराणिक शुचि अवतरणों को, दिशा दिशा को, अगन पवन जल धरा गगन को, शत शत बार नमन मानव के नव चरणों को। आज भारती को, भारत को नमन निवेदित, आज राष्ट्र की स्वतंत्रता का अभिनंदन है। मुक्त देश की भाषा तेजस्विनी हिंदी का आज हृदय से वंदन, पुनः पुनः वंदन है। उस हिंदी का जिसने गोकुल ग्वाला सौंपा, वंशी रव में फूका, जिसने सामवेद को, जिसने मीरा दी, मीरा को गिरधर नागर नष्ट कर दिया, जिसने अमृत गरल भेद को, जिसने नैन दिए, नैनों को चांद सितारे, रूप और सौंदर्य बिखेरा दर्पण देकर, जिसने सौंपी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, तपस्या और सत्य की सीमा सुघर समर्पण देकर। कीर्ति मिली तुलसी को, जिसके द्वारे आकर, जिसके आंगन सूर सगुण लीला पद गाते, अंत स्थल में जिसके रस माधुर्य बसा है, जिसमें अनबूढ़ा बूढ़े बूढ़ा तिर जावे। मेरी भाषा रसिक जनों की सदा सहचरी, जिसने मन को स्नेह, स्नेह को जीवन सौंपा, शब्द शब्द को अर्थ, अर्थ को भाव समर्पित और भाव को युग चिंतन का दर्शन सौंपा। सुधासिक्त स्वर जिसने सृजित किए यहाँ पर, गौरव गरिमा गाथा को दी जिसने वाणी, ईश्वर पहली बार उतारा वसुंधरा पर, जिसने सम्मुख नतमस्तक सब ज्ञानी ध्यानी। वह हिंदी, वह मेरी जननी, आज तिरस्कृत, अखिल राष्ट्र की एक स्वामिनी निर्वसना है, जिसका भ्रकटी विलास सृष्टि का आदि अंत है। उस भाषा का अर्थ अभी पीड़ा करुणा है, इसलिए समय रहते जगना शेषकर है। अब तो हिंदी का और अधिक अपमान न हो। यह देश हमारा जीवन हिंदी धड़कन है, जीवन धड़कन के बीच व्यर्थ व्यवधान न हो।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो हिंदी पुत्रों फिर जन्म जन्म के विषपाई जग जाएंगे, फिर असर न कर पाएगा आश्वासन का विष, हिंदी स्वर धरती से नभ तक लहराएंगे। और चलेगा कब तक ये व्यापार स्वार्थ का, कब तक यूं ही दृष्टि लगी शासन पर होगी, जब तक हिंदी पुत्र मौन है ये संभव, मुकुर हुआ तो हिंदी सिंहासन पर होगी, मुकुर हुआ तो हिंदी सिंहासन पर होगी। सभी हिंदी प्रेमियों को शत शत नमन करती हुई कोटिश आभार व्यक्त करती हूँ।